sea buckthorn is one of the only food in the world. ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 इकट्ठे अगर किसी खाने में मौजूद हैं तो वो सिर्फ सी बकथॉर्न है। तभी इसको सुपर फूड कहा जाता है। क्वर्सेटिन मैं बताती चलूँ, इट इज़ वन ऑफ दी 3000 क्लास ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो कि आपके पास जिस्म में कैंसर के सेल को मारने में नोन इफेक्ट्स आपके पास। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है हमारे हेल्थ सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुदरती जड़ी बूटी की जिसे दुनिया भर में सुपर फूड और तिब्बी मौजा कहा जाता है। हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की वादियों में कुदरती तौर पर पाए जाने वाली इस जड़ी बूटी को दुनिया में सी बकथॉर्न के नाम से जाना जाता है। इस जड़ी बूटी जो है अपने तिब्बी फ़वाइद, ग़िज़ाइयत, कॉस्मेटिक या फार्मास्यूटिकल सन्नत में बहुत अहम किरदार अदा करती है और बहुत मकबूल है। अपनी अहमियत के बायस ये दुनिया भर में खासी शोहरत भी हासिल कर चुकी है। और अगर आपको हम बताएं तो अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की रिसर्च के मुताबिक सी बकथॉर्न का जो फल है ये इंतहाई मुफीद है और विटामिन ए, सी, ई के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा फैटी एसिड्स और दीगर ग़िज़ाइयत बख्श अनासर का खजाना है। आलमी इदारा खुराक FAO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बकथॉर्न के जूस, तेल, अद्वियात और कॉस्मेटिक्स की मांग मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो इसी सुपर फूड के बारे में मजीद हम जानते हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर चावला को। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, हमें सबसे पहले आसान लफ्जों में आप ये समझाएं कि ये सी बकथॉर्न है क्या, इसकी इतनी अहमियत क्यों है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ये मिलता है, इसकी अफादियत ज़रा बताएं आप। जी, सबसे पहले तो आई एम सो थैंकफुल टू योर टीम के मुझसे टॉपिक का सजेशन जब मांगा गया था, आई सजेस्टेड सी बकथॉर्न और बड़ा ओपन हार्टेडली उसको एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सी बकथॉर्न से जो पाउडर निकलता है, जो तेल निकलता है, सी बकथॉर्न हमारे पास एक छोटा सा श्रब है। श्रब आप कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में कंपैरेटिवली छोटे पौधे को, ठीक है, जो कि हिमालयाज में आपने जैसे बताया, गिलगित में, बल्तिस्तान में, चित्राल में पाया जाता है। उसकी बेरीज, लीव्स और सीड्स इनसे एक्सट्रैक्ट करके जो हमारे पास पाउडर और जो तेल निकाला जाता है वो उन सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और जो विटामिन्स और जो ओमेगाज आप बता रहे थे उसका रिच सोर्स होता है, जिससे ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स और इंडीड अब बहुत सारे कॉस्मेटिक बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपके पास उससे हासिल हो रहे हैं। मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, सी बकथॉर्न इज़ वन ऑफ द ओनली फूड इन द वर्ल्ड जिसमें इकट्ठे ओमेगा फैटी एसिड्स का तो सबको बड़ा डंका बच चुका है ना, पीपल आर अवेयर ऑफ दैट कि वो क्या है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 इकट्ठे अगर किसी खाने में मौजूद है तो वो सिर्फ सी बकथॉर्न है। तभी इसको सुपर फूड कहा जाता है। और एंड इमेजिन कि ये इतना महंगा भी नहीं है और पाकिस्तान में कितना इजीली अवेलेबल भी है। और आप यकीन करें, अभी आप लोगों से पूछे, लोगों को पता ही नहीं होगा इस पौधे के बारे में। और अब तो माशाल्लाह बहुत रेडिली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा। मैंने तो इनफैक्ट खुद अपना भी लॉन्च किया हुआ है। सी बकथॉर्न में आपके पास जो ओमेगा 7 है, मैं आपको बताती चलूँ कि ओमेगा 7 में आपके पास एक कंपाउंड मौजूद होता है क्वर्सेटिन। ओमेगा 7 और क्वर्सेटिन दोनों इसमें मौजूद है। क्वर्सेटिन आपके जिस्म में मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। मास्ट सेल जो होता है हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जिसकी अगर डिसरेगुलेशन हो जाए तो उसमें से जो केमिकल निकलना होता है हिस्टामीन, उसकी सिक्रीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जिन लोगों में ये सिक्रीशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है उनमें एलर्जीज भी होती हैं, इन्फ्लेमेशन भी होती है, ऑटोइम्यून डिजीजेस भी होते हैं, गट डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ओवरऑल एज इट इज खुद हिस्टामीन एलर्जीज भी आपके पास होती हैं। और ये क्वर्सेटिन का इतना महंगा सिंथेटिक सप्लीमेंट आपको मिलता है ना, अगर आप इसका अदरवाइज सप्लीमेंट ऑर्डर करें तो ये सी बकथॉर्न ऑयल में ये क्वर्सेटिन भरा हुआ है। क्वर्सेटिन मैं बताती चलूँ, इट इज़ वन ऑफ दी 3000 क्लास ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो कि आपके पास जिस्म में कैंसर के सेल को मारने में नोन इफेक्ट्स आपके पास रखते हैं। जबरदस्त। किसी भी तरह की आपके पास बॉडी में ड्राइनेस हो, चाहे वो आप जो कैंसर के पेशेंट्स हैं मैं उनको बता दूं जो कीमोथेरेपी अपनी करवा रहे हैं, उससे अगर आपको ड्राइनेस है, अगर आपको शॉग्रेन सिंड्रोम है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, मैं इस हवाले से आर्टिकल पढ़ रही थी सी बकथॉर्न के हवाले से, तो बहुत सारी ना उसकी क्वालिटी थी जो कि आपने बता दी। एक और थी क्वालिटी, वो थी वजन कम करने के हवाले से। क्या ये वजन कम करने के लिए कारआमद है? क्योंकि मोरिंगा के हवाले से हमने सुना, आपने भी बताया। जी, उसकी रीजन मैं आपको बता दूं, जो ओमेगा 3 और ओमेगा 7 है ना, वो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में काम आता है। आपके पास डायबिटीज और वेट लॉस के बेस पे, इवन के पीसीओएस के ट्रीटमेंट के बेस पे भी एक बहुत जो बड़ी जड़ होती है वो होती है कि आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है। इंसुलिन आपके जिस्म में जो है वो एनाबॉलिक हार्मोन है। अगर आपके पास इंसुलिन के लेवल्स ऊपर रहेंगे ना, या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट रहेंगे, तो जिस्म में आपके पास लाइपोजेनेसिस यानी फैट सेल बनते रहेंगे। खानों में वो सारी चीजें जो आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करती हैं, वो ग्लूकागॉन के लेवल ऊपर करती हैं, जो इंसुलिन का अपोजिंग हार्मोन है, आपकी फैट बर्निंग को ऊपर लेके जाता है। इस तरह सी बकथॉर्न जो आपके पास वेट लॉस में भी डेफिनेटली हेल्प करता है। आपके पास जो भी पेशेंट्स हैं जिनको बेड सोर्स है, जिनको एक्जिमा
एक्जिमा है, जिनको सोराइसिस है, वुंड हीलिंग में ये हेल्प करता है। इस ऑयल की आप टॉपिकल एप्लीकेशन करें। जो बर्न्स हैं, बर्न इंजरी में आपके पास बहुत ज़बरदस्त होता है। जिन लोगों को जॉइंट पेन्स हैं वो इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, चाहे आर्थराइटिस की वजह से है, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है, चाहे आपको स्पोर्ट्स इंजरी है। इट इज़ मैजिकल, इट इज़ अमेजिंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मजीद आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कोई भी आप मेडिसिन लेते हो या कोई फ्रूट लेते हो, कोई ऐसी जड़ी बूटी लेते हो, उसका एक्सेस जो होता है हमेशा कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है आपको। आप क्या कहेंगे सीबकथॉर्न अगर कोई इंसान लेता है पाउडर फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में, तो उसको कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए या एक खास क्वांटिटी का ख्याल रखना चाहिए? जी, बड़ा ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, टाइमिंग भी मेंशन कीजिएगा किस वक्त लेना। आपको ना इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे इसमें आपके पास विटामिन ई है, इसी वजह से फैटी लिवर में भी आपके पास हेल्प करता है। ओमेगा 3 है। मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं और विटामिन ई होते हैं, ये ब्लड थिनर होते हैं। ये चीज़ें एक नॉर्मल बंदे में तो सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। सीबकथॉर्न में थॉर्न ऑयल में आपके पास बीटा सीटोस्टेरोल भी है। जिन लोगों की क्लॉग्ड आर्टरीज है ना, ये आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन और प्लाक रिमूव करने में हेल्प करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस से भी बचाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान ऑलरेडी मेडिसिन में ब्लड थिनर्स ले रहा है, ठीक है ना, जैसे जिंजर और टर्मरिक, ये भी आपके पास ब्लड थिनर्स हैं। मेरे पास जो हार्ट पेशेंट आते हैं, मैं उनको जिंजर, टर्मरिक ये चीजें नहीं देती हूँ। ये ब्लड थिनर्स है ना, तो सीबकथॉर्न ऑयल में विटामिन ई मौजूद है, ओमेगा 3 मौजूद है, ये ब्लड थिनर है। जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस पे हैं, जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों ने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको नहीं लेना है, ठीक है। और जो पाउडर होता है उसकी डोज नॉर्मली आपके पास 1 टीस्पून होती है। एंड इट इज बेटर कि जिन भी चीजों में आपके पास ओमेगा 3 हो या विटामिन ई हो या विटामिन ए हो, उनको आप अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम करें और मील के साथ कंज्यूम करें, क्योंकि ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो जब आप इसको डाइट के साथ लेते हैं, ये जिस्म में बेटर एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी इसका ऑयल टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ज्यादा आपके पास मशहूर है। ये आपके पास हेयर वॉल्यूम में बहुत हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। बड़ा जबरदस्त इसका हेयर ऑयल है। आप और इसके इस्तेमाल का जिस तरह पाउडर का तो आपने बता दिया ना कि 1 टीस्पून आपको लेना चाहिए। ऑयल के इस्तेमाल का क्या बेहतर तरीका है? अच्छा, इसका ऑयल आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके ऑयल के बारे में आपने ये याद रखना है कि लेस इज मोर, ठीक है। जस्ट इवन के आपके पाम पर आप जितना लेंगे ना, उसमें जहां जहां पर आपको हेयर फॉल का इशू है, बिकॉज ये आपके स्कैल्प से भी इन्फ्लेमेशन कम करता है, बस वहां पे आपने थोड़े ड्रॉप का जो है मसाज कर देना है। जैसे एक बार आपको याद होगा हम लोगों ने अनियन की बात की थी, तो उसकी जब आप ऑयलिंग करते हैं आप सफिशिएंट अमाउंट में करते हैं। इसका इनफैक्ट जो ऑयल अक्सर लॉन्च भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी ड्रॉपर के साथ ही लॉन्च किया जाता है, बिकॉज इसको आपने थोड़ी जो अमाउंट में उसमें लगाना होता है। घुटनों पे भी अगर आपने लगाना है, जस्ट 2 और 3 ड्रॉप्स इज इनफ, और उसके बाद आप उसका मसाज। आपका मतलब बोन्स का भी अगर इशू चल रहा है, बेड सोर्स, अल्लाह माफी दे, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बेड रिडन है, आप प्लीज उनकी बॉडी पे लगाएं। ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, ड्राइनेस हर तरह की कम करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एज के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि किस उम्र से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इतने फायदे सुनते हैं ना, तो लड़कियां या खवातीन जो हमें सुन रही होती है, मर्द हजरात भी, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर वो अपनी उम्र का नहीं लिहाज करते कि अभी हम छोटे हैं, शायद अभी नहीं लेना। तो एज को भी डिफाइन कर दीजिए, क्या 18 साल के बाद या 15 साल के बाद कोई भी बच्चा ले सकता है या उससे पहले नहीं लेना? मैं कहती हूँ कि जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, अगर आपने उसको सप्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप आफ्टर, जिस तरह ये वाली हर्ब है, आप आफ्टर 18 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ और हर्ब्स होती हैं, जैसे शतावरी जड़ी बूटी है, वो आप बेशक 13 की एज से यूज़ करें, लड़कियां जैसी उनको पीरियड्स हो जाते हैं। लेकिन जो मजीद सप्लीमेंटल चीज़ें होती हैं, जैसे कॉड लिवर ऑयल वगैरह हो गया, वो आप 25 के बाद यूज़ करें। आई डोंट थिंक 12 और 13 साल की उम्र तक, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बच्चे, तो मैं उनको 6-7 साल की उम्र में अश्वगंधा स्टार्ट करवा दूं। बच्चों के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है, बट नॉट इन एवरी केस, यू नो। इफ समबडी स्लो, अगर किसी को जरूरत है तो, अदरवाइज 12-13 साल की उम्र तक या 18 साल की उम्र तक क्या जरूरत है? आपका गट इतना जबरदस्त होता है, आपकी डाइजेस्टिव लाइनिंग इतनी जबरदस्त होती है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी होती है। आई डोंट थिंक जरूरत है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे मोटापे की, आपने बात की कि उसमें बहुत बेनिफिशियल है ये, उसके अलावा कौन सी बीमारियां या इसके अलावा कौन सी इसकी अफादियत है जो हम इससे हासिल कर सकते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, फैटी लिवर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो चीज मोटापे के लिए अच्छी है, हमेशा याद रखिएगा, वो डायबिटीज के लिए भी अच्छी है, वो फैटी लिवर के लिए भी अच्छी है। ये तो बड़ा आपने आसान सा कुलिया बता दिया समझने का। एब्सोल्युटली, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सारी बीमारियों की बेस इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है ना, ठीक है। अच्छा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए बहुत अच्छा है। अब ये जो
आपके पास आर्टरीज क्लॉग होती हैं उसमें आपके पास कैल्सिफाइड कोलेस्ट्रॉल प्लाक ही बना होता है ना आपके पास अंदर, तो वो कैल्सिफाइड कोलेस्ट्रॉल प्लाक ये जैसे आपकी आर्टरीज को साफ करेगा, जो सारी इन्फ्लेमेशन ठीक करेगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को बताऊं सी बकथॉर्न ऑयल जो ई कोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं गूगल कीजिएगा, ई कोलाई से कितनी सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, हर्पीज वायरस की जो इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, हर्पीज वायरस इतना खतरनाक वायरस है पूरे इम्यून सिस्टम को आपके शट डाउन कर देता है। जो फ्लू है उसके लिए सी बकथॉर्न ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। एंड अदर देन दैट आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अच्छा, वो वाले नेल्स अक्सर हम देखते हैं जब भी हमारी मदर्स की एज जरा हो जाती है तो उनके ना नेल्स के साइडों पर फंगस या ब्लैकिश या ब्राउनिश मार्क आने लग जाते हैं जो कि रिमूव नहीं होते। वो किस चीज की निशानी है और उसके लिए क्या ये जड़ी बूटी फायदेमंद है? ऑयल अप्लाई करें या आप इसको पाउडर फॉर्म में लें? जी अच्छा, जो आपका नेल बेड ब्लैक होता है ना उसकी और बहुत सारी रीजंस होती हैं। अक्सर उसका मतलब ये भी होता है कि आपके पास ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है। और मैं ये बताती चलूं कि अक्सर जो एक बिल्कुल छोटा सा ब्लैक स्पॉट या वो आता है ना, इस पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बड़ी डिटेल वीडियो भी की थी। इनिशियली कैंसर की भी निशानी होती है, ये जिंक की कमी की भी आपके पास निशानी हो सकती है, और हाँ फंगस की भी आपके पास निशानी हो सकती है। तो आप इस पे सी बकथॉर्न ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बड़ी जबरदस्त हर्ब होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपके पास एंटी फंगल ऑयल है ना वो टी ट्री ऑयल होता है। चाहे आपके स्कैल्प में जो फंगस वाली डैंड्रफ है, फंगस ही होती है ना वो, ठीक है, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपने नेल बेड्स पे भी टी ट्री ऑयल और सी बकथॉर्न ऑयल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इन्फ्लेमेशन की आपने बात की कि ये बहुत अच्छा है उसके लिए। इन्फ्लेमेशन के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे कावे जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए हैं कि ये डालें ये डालें। ये कितना कारआमद है? और हम हमारे जो आप पिक्चर पीछे देख सकते हैं जो डिस्प्ले हो रही है उसमें भी कावा जो है वो दिखाया जा रहा है। अगर इसका कावा इस्तेमाल करना है तो उसको बनाने का तरीका क्या है और उसको किस वक्त लेना सही है? अच्छा, अगेन आप कावा लेंगे तो आप पोस्ट मील लेंगे, ठीक है। और कावा अगर बनाना है तो फिर कावा बेटर है कि आप पाउडर के साथ बनाएं, क्योंकि कावा ऑफ कोर्स ऑयल के साथ तो बन नहीं सकता। या तो ये टैबलेट की फॉर्म में है, कैप्सूल की फॉर्म में है, या पाउडर की फॉर्म में है, या ऑयल की फॉर्म में है। और अगर आपने कावे को बनवाना है इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट्स को ज्यादा करने के लिए तो बेटर है कि आप उसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल लें, अदरक पाउडर डाल लें। अदरक पाउडर बड़ा पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आप उसमें थोड़ा सा हिबिस्कस डाल लें, आप उसमें थोड़ी सी श्रीलंकन जो है वो दालचीनी डाल लें, थोड़ा सा आप उसमें मिंट डाल लें, तो ये बड़ा पावरफुल आपके पास कावा बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप किसी भी डिजीज या किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, अप्रोच हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होती है। ना मैंने आज तक कभी ये बात की है और ना मैं ऐसी बातों को सपोर्ट करती हूँ कि जो लोग कहते हैं हर प्रॉब्लम का हल एक चीज में, ऐसा नहीं होता। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हर इंसान की बॉडी की एनाटॉमी डिफरेंट है और हर इंसान पे बीमारी डिफरेंट तरीके से असर करती है। उस इंसान की हमेशा अपनी कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच होती है। अच्छा, आपकी मौजूदगी का मजीद फायदा उठाना चाहूंगी। इसके अलावा आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आजकल बहुत गर्मी चल रही है, हाइड्रेशन कंप्लीट करके भी आप डिहाइड्रेटेड रहते हो, पानी जितना मर्जी पी लो, आप ड्रिंक्स ले रहे हो, आप लीमू का जूस पी रहे हो और स्कंजबीन पी रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटेड रहते हो। उसकी वजह से आपके काम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी स्किन पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जो लोगों के काम बाहर सन एक्सपोजर के अंदर है, जिस तरह के हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब करते हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हम ड्रिंक के अंदर क्या लें, हम अपनी डाइट के अंदर ऐसी क्या चीज़ शामिल करें कि हम हाइड्रेटेड भी रहें, तवानाई भी फील करें, एनर्जेटिक भी रहें और अपने काम को भी प्रॉपर तरीके से अंजाम दें? जी, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है और आयुर्वेदा की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप आयुर्वेदा जो है ना वो कहता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फायर है। अगर आप कोई ऐसे ड्रिंक लेंगे ना जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के फायर को एम्पलीफाई करेगी, अब ये बड़ी ट्विस्टेड सी बात है, यानी उसको मजीद बढ़ाएगी, तो वो आपके सिस्टम के लिए ज़्यादा बेटर है। बेस्ट ड्रिंक आपके पास गर्मियों में मैं हमेशा कहती हूँ छाछ है। अक्सर पेट खराब हो या अंदर बॉडी में गर्मी हो, छाछ ली जाती है ना बाहर के इफेक्ट को। हालांकि जो छाछ की तासीर है वो आयुर्वेदा में आग है, लेकिन क्योंकि आयुर्वेदा में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तासीर भी आग है, तो ये जाके उसको सप्लीमेंट करती है और उसको हेल्प करती है। आप छाछ लें, वेरी सिंपल, और छाछ दुनिया का सबसे सस्ता प्रोबायोटिक है। 3 हिस्से दही के लें, 1 हिस्सा पानी का लें। नमक की तासीर ठंडी होती है, ठीक है। आयुर्वेदा बड़ी ज़बरदस्त साइंस है। थोड़ा सा आप उसमें नमक डालें, ठीक है, उसको 3 से 4 मिनट हाथ से मिक्स करें, और मैं गर्मी में 2 बार छाछ लेती हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छी रहती है, और आप उसको पी जाएं। और आप छाछ पिएं दिन में 2 से 3 बार, बहुत देर तक आपकी बॉडी में जो है ये उसका कूलिंग इफेक्ट रखेगा। नींबू पानी एक बहुत अच्छी चीज़ है अपना दिन स्टार्ट करने के लिए। लोग समझते हैं कि नींबू एसिडिक है, नींबू इज द मोस्ट अल्कलाइन फूड ऑन दिस, और लोग कहते हैं हमें एसोफेगस में बर्निंग हो रही है, जलता है हमारा स्टमक। अच्छा, वो बेचारे भी सच्चे हैं, वो इसलिए ये वो लोग हैं जिनको थोड़ा सा ऑलरेडी गर्ड का प्रॉब्लम है। जब गर्ड का प्रॉब्लम एक्चुअली होता है जब आपके स्टमक में एसिड कम हो जाए, स्टमक में एसिड बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब स्टमक में एसिड जब कम होता है ना, स्टमक के ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको स्फिंक्टर कहा जाता है।
वो स्फिंक्टर आपके पास तब बंद रहे, ये आपकी फूड पाइप और स्टमक के बीच जो ढक्कन है ना, उसको स्फिंक्टर कहा जाता ठीक है। है। अगर आपके स्टमक में तेजाब कम हो जाए ना, आपकी बैड हैबिट्स या आपने एंटीबायोटिक्स बहुत ली उस वजह से, तो ये ढक्कन थोड़ा सा खुल जाता है। अब आप सोचें हर वक्त मेरे स्टमक का ढक्कन अगर थोड़ा सा खुला हुआ है तो तेजाब चाहे जितना भी थोड़ा थोड़ा लीक करके हमेशा ऊपर आता रहेगा ना। बिल्कुल। अब ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम शुरू में शुरू हो जाती है ना, उनका थोड़ा जिस भी बंदे को खट्टे से इंटॉलरेंस है ना, और अभी आपको अल्सर डायग्नोज नहीं हुआ, आप सबको, बल्कि मैंने अच्छी बात आपने पूछी, बता दिया, आपके स्टमक का स्फिंक्टर थोड़ा सा लूज है, अभी से अपने स्टमक के एसिड को ऑगमेंट करना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब है प्रॉब्लम शुरू हो गई है, आपको 5-10 साल में GERD डायग्नोज हो जाएगा। चलें जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जबरदस्त, सर चावला आपकी बहुत आमद का, और हमेशा से आपके साथ जो नशिस्त है वो बड़ी फायदेमंद रही है, हमारे लिए भी, हमारे नाज़रीन के लिए भी।